हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सो कोई भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में रिकॉर्ड कब होगा? सो एन इनकम विल बी रिकॉर्डेड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इफ टू कंडीशंस आर satisfied. An income will be recorded under the head income from house property if two conditions are satisfied. Condition number 1, there should be a house property. Condition number 1, there should be a house property. House property here means a structure of 4 walls and a roof. 4 दीवार और एक छत होनी चाहिए. A structure of 4 walls and a roof is known as house property. And secondly, there should be ownership. There should be ownership of such house property. There should be ownership of such house property. If these two conditions are satisfied, then income will be recorded under the head income from house property. Condition number 1, there should be house property. Second condition, there should be ownership of such house property. We should be owner of such house property. अगर ये दो क्राइटेरिया, ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो इस घर का जो भी इनकम आएगा, दैट इनकम विल बी रिकॉर्डेड अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. सो ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी. टाइप्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी. सो टाइप्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी. तो हाउस प्रॉपर्टी अगर हमने भाड़े पर दिया है, अगर हमने हाउस प्रॉपर्टी भाड़े पर दिया है, ऐसे प्रॉपर्टी को कहते हैं लेट आउट प्रॉपर्टी, LOP, लेट आउट प्रॉपर्टी. और इस लेट आउट प्रॉपर्टी से जो भी रेंटल इनकम आएगा दैट इज टैक्सेबल. लेकिन अगर हम घर खुद रहने के लिए यूज कर रहे हैं, घर हम खुद बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं, वी आर ओनर ऑफ द हाउस, और हम या तो रहने के लिए यूज कर रहे हैं या तो बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं, ऐसे प्रॉपर्टी को कहते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी. सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, SOP. अगर हम घर बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं तो ऐसे घर को बोलेंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी फॉर बिजनेस यूज. सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी फॉर बिजनेस यूज. ऐसे घर का डिटेल हम इग्नोर कर देंगे. ऐसे घर का डिटेल हम इग्नोर कर देंगे. सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी फॉर बिजनेस यूज शुड बी इग्नोर्ड. इस घर से जुड़ा हुआ सारा डिटेल रिकॉर्ड किया जाता है बिजनेस एंड प्रोफेशन टॉपिक में. लेकिन अगर घर हम रहने के लिए यूज कर रहे हैं तो ऐसे घर को कहते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी फॉर रेसिडेंशियल पर्पस. सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी फॉर रेसिडेंशियल पर्पस. अब इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि आप रहने के लिए ज्यादा से ज्यादा 2 घर यूज कर सकते हैं. ड्यूरिंग द ईयर मैं 2 घर रहने के लिए यूज कर सकता हूं. अगर किसी ने 3 घर रहने के लिए यूज किया है, 3 घर रहने के लिए यूज किया है, तो गवर्नमेंट कहती है इस 3 घर में से 2 घर को हम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल पर्पस के लिए मानकर एग्जेम्प्ट कर देंगे. और आप वो जो तीसरा घर रहने के लिए यूज कर रहे हो, दैट थर्ड हाउस, remaining house, that remaining house property will be considered as deemed to be let out property. Deemed मतलब assumed to be let out property, और उस assumed let out property का assumed income will be taxable. तो SOPR में 2 SOPR exempt, remaining SOPR will be considered as deemed to be let out property, और उस डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी पर आपको टैक्स भरना पड़ेगा. सो टाइप्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी. टाइप्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, आपने भाड़े पर दिया है तो लेट आउट प्रॉपर्टी. खुद के लिए यूज किया है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी. बिजनेस कर रहे हो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी फॉर बिजनेस. रहने के लिए यूज कर रहे हो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी फॉर रेसिडेंशियल पर्पस. कितना घर रहने के लिए यूज कर रहे हो? 2 तक यूज कर रहे हो तो एग्जेम्प्ट. 2 से ज्यादा यूज कर रहे हो तो जितना रिमेनिंग घर है उसको डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी मानकर उस पर टैक्स भरना पड़ेगा. ना अब किसी भी घर का रेंटल इनकम कैसे कैलकुलेट किया जाता है? क्योंकि कोई भी ओनर
जब घर लेट आउट करता है तो वो डेफिनेटली गवर्नमेंट को टैक्स कम भरना पड़े, इसलिए रेंट एग्रीमेंट कम अमाउंट का बनाता है। रेंट लेता बराबर है, मार्केट वैल्यू के हिसाब से लेता है, बट एग्रीमेंट कम का बनाता है, सो दैट उसका इनकम बुक्स में कम दिखाई दे, उसे कम टैक्स भरना पड़े। तो गवर्नमेंट को मालूम है ओनर ऐसा टैक्स प्लानिंग करेंगे, इसलिए गवर्नमेंट ने कैलकुलेशन ऑफ रेंट, हाउ टू कैलकुलेट रेंटल इनकम ऑफ अ हाउस, उसके लिए एक अलग ही फॉर्मेट बनाया, उसके लिए एक अलग ही फॉर्मेट बनाया। तो यहाँ पर आप देखोगे इनकम कंप्यूट करते वक्त सबसे पहले इन्होंने क्या लिया है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। सो क्वेश्चन इज ग्रॉस एनुअल वैल्यू आता कैसे है, हाउ टू कैलकुलेट ग्रॉस एनुअल वैल्यू, पहले हम वो सीखेंगे। कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू, कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू। सो फॉर कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू सबसे पहले म्युनिसिपल वैल्यू देखेंगे। म्युनिसिपल वैल्यू मीन्स द वैल्यू ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी एज पर म्युनिसिपल रिकॉर्ड, दैट शुड बी कंपेयर्ड विद फेयर रेंट। Fair rent means a rent of a same area in the same locality. Fair rent means rent of a same area in a same locality. तो गवर्नमेंट पहले म्युनिसिपल रिकॉर्ड्स पता करेगी, गवर्नमेंट उस एरिया में उस लोकेलिटी में उतने बड़े जगह का कितना रेंटल वैल्यू है वो पता करेगी, दोनों में कंपेयर करेगी, विच एवर इज हायर, दैट हायर अमाउंट कंपेयर्ड विथ स्टैंडर्ड रेंट। द स्टैंडर्ड रेंट मीन्स रेंट एज पर रेंट कंट्रोल एक्ट। Standard rent means rent as per rent control act. अब इन दोनों में कंपेयर किया जाएगा, whichever is less, whichever is higher compare with standard rent, whichever is less, the lower amount is known as expected rent. Expected rent मतलब गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करती कि इतना तो रेंट आपको मिलना ही चाहिए। Now this expected rent compared with actual rent received, whichever is higher. Expected rent compared with actual rent received, whichever is higher, the higher amount will be considered as your gross annual value. Gross annual value, पूरे साल का इनकम, gross annual value, gross income from a house property. अब ये म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट क्वेश्चन में दिया होगा, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट क्वेश्चन में दिया होगा। अगर नहीं दिया होगा तो अमाउंट कॉलम में डैश कर देना, नील कभी मत लिखना, डैश कर देना। नाउ ये जो एक्सपेक्टेड रेंट है, ये एक्सपेक्टेड रेंट आपको 12 महीने का ही निकालना है। एक्सपेक्टेड रेंट आपको ऑलवेज 12 महीने का निकालना है। लेकिन अगर समझो हमने घर इस साल खरीदा ही बिटवीन द ईयर और हमारे पास इस साल घर सिर्फ 9 महीने के लिए ओनरशिप में था, तो एक्सपेक्टेड रेंट 12 मंथ का मत निकालना, 9 महीने का निकालना। मतलब अगर ड्यूरिंग द ईयर मेरे पास घर पूरे साल भर के लिए था, फिर भले ना मैंने लेट आउट सिर्फ 2 महीने के लिए किया है, भले मैंने लेट आउट 2 महीने के लिए किया है, तो आपको ये एक्सपेक्टेड रेंट 12 महीने का लेना है। लेकिन अगर मैं ओनर ही बना सिर्फ 4 महीने पहले, आई एम द ओनर ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी ओनली फॉर 4 मंथ, तो एक्सपेक्टेड रेंट भी 4 महीने का ही आना चाहिए। Otherwise, in all other cases, expected rent should be calculated for full 12 months. So expected rent is computed for entire 12 months. However, if the property is newly acquired during the previous year, say on 1st June 2019, then it should be computed for 10 months only, that is ownership period. Or actual rent should be taken for the period actually let out, whether received or outstanding. एक्चुअल रेंट रिसीव तो उतने ही मंथ का आएगा जितने मंथ का एक्चुअली आपको रेंट मिला है। तो अगर 5 महीने लेट आउट किया तो 5 महीने का रेंट रिसीव्ड आएगा। फिर ये जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ गया बच्चा लोग, आपको इस ग्रॉस एनुअल वैल्यू को अपने मेन स्टेटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में लेंगे। इस ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से माइनस होगा म्युनिसिपल टैक्स ओनली इफ इट इज पेड, municipal tax only if it is paid. Municipal tax means a tax which is paid to municipality. Municipal tax means a tax which is paid to municipality. वो माइनस कर देंगे, it will give you net annual value. It will give you net annual value. From the net annual value, you can claim deduction under section 24. Deduction under section 24.
पहला स्टैंडर्ड डिडक्शन which is given to everyone. It is immaterial whether the expenses are actually incurred or not. Standard deduction will be given 30% of net annual value. 30% of net annual value. And interest on loan minus होगा. इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस होगा. ये दोनों माइनस करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा, दैट इज योर टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. नाउ जब मैं इंटरेस्ट ऑन लोन की बात करता हूं तो लेट आउट प्रॉपर्टी और डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए आपने जितना इंटरेस्ट पे किया है पूरे इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाएगा. एंटायर इंटरेस्ट विल बी अलाउड एज अ डिडक्शन फॉर लेट आउट प्रॉपर्टी एंड डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी. बट एसओपीआर के लिए डिडक्शन लिमिट में मिलता है. अब वो लिमिट क्या है वो हम डिटेल में पढ़ेंगे. सो ये अपना मेन फॉर्मेट है, स्टेटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. ग्रॉस एनुअल वैल्यू लेस म्युनिसिपल टैक्स पेड. तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे आता है? तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू के लिए म्युनिसिपल वैल्यू कंपेयर्ड विद फेयर रेंट विच एवर इज हायर, दैट हायर अमाउंट कंपेयर्ड विद स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लेस, दैट लोअर अमाउंट इज नोन एज एक्सपेक्टेड रेंट, दैट एक्सपेक्टेड रेंट शुड बी कंपेयर्ड विद एक्चुअल रेंट रिसीव्ड विच एवर इज हायर. नाउ आगे बढ़ते हैं. ना पहले म्युनिसिपल टैक्स का थियरी देख लो. म्युनिसिपल टैक्स, एनी टैक्स व्हिच इज पेड टू म्युनिसिपैलिटी, that is local authority, is known as municipal tax, like water tax, local tax, property tax, corporation tax, sewerage tax. ये सब municipality को देते हैं, तो ये सब municipal tax है. Deduction is allowed on payment basis. Payment basis मतलब अगर paid होगा तो allowed, outstanding होगा तो not allowed. It is allowed only if it is paid. Deduction is allowed only if it is paid by the owner. If the municipal tax is paid by tenant, it is not allowed. और कभी कभी म्युनिसिपल टैक्स परसेंट में दिया होता है, then apply such percent on municipal value. Apply such percent on municipal value. म्युनिसिपल टैक्स के बाद इंटरेस्ट ऑन लोन की थियरी पढ़ते हैं. इंटरेस्ट ऑन लोन. ना इंटरेस्ट का डिडक्शन की हम बात करते हैं तो एलओपी और डीएलओपी के लिए मैंने बताया नो लिमिट, जितना इंटरेस्ट पे करोगे उतना डिडक्शन मिलेगा. बट सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए लिमिट में मिलता है, ठीक है. लेकिन उसके लिए कुछ क्राइटेरिया, पहले क्राइटेरिया समझ लेते हैं. डिडक्शन इज अलाउड ऑन अक्रूवल बेसिस. अक्रूवल बेसिस मतलब पेड भी चलेगा, आउटस्टैंडिंग भी चलेगा. अभी हमने बात की थी म्युनिसिपल टैक्स, सो म्युनिसिपल टैक्स वाज अलाउड ओनली इफ इट इज पेड. म्युनिसिपल टैक्स वाज अलाउड ओनली इफ इट इज पेड. बट अगर मैं बात करूं इंटरेस्ट ऑन लोन, इट इज अलाउड ऑन अक्रूवल बेसिस. पे करोगे तो भी चलेगा, आउटस्टैंडिंग होगा तो भी चलेगा. लोन शुड बी टेकन फॉर एनी पर्पस रिलेटेड टू हाउस. फिर परचेज हो, कंस्ट्रक्शन हो, रिपेयर्स हो, रिनोवेशन हो, कोई भी पर्पस चलेगा, बट घर से जुड़ा हुआ होना पर्पस होना चाहिए. नेक्स्ट, डिडक्शन इज अलाउड. Deduction is allowed whether the loan is taken from any banks or other. बैंक से लो, फ्रेंड से लो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लो, प्राइवेट मनी लेंडर से लो, अपने रिलेटिव से ले लो, कहीं से भी लोन ले लो चलेगा. लेकिन एटीसी वाला, अगर आपको प्रिंसिपल वाला डिडक्शन याद है सेक्शन एटीसी, तो वहां पर लोन कंपलसरी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ही लेना पड़ता है. बट फिलहाल हम इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट का डिडक्शन गवर्नमेंट ऑलवेज देगी, आप किसी से भी लोन लो, किसी से भी लोन. नाउ डिडक्शन अंडर सेक्शन 24. डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, इंटरेस्ट का मिलेगा, लोन टेकन फ्रॉम एनीवन होना चाहिए और लोन टेकन फॉर एनी पर्पस होना चाहिए. वेदर हम जो एटीसी में पढ़ते थे वहां पर डिडक्शन प्रिंसिपल का मिल रहा था. लोन शुड बी टेकन ओनली फ्रॉम बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एंड लोन शुड बी टेकन ओनली फॉर परचेज एंड कंस्ट्रक्शन. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 24 एंड एटीसी. फिलहाल हम सेक्शन 24 पर फोकस कर रहे हैं. कितना डिडक्शन मिलेगा? अब आ जाते हैं अमाउंट ऑफ डिडक्शन पर. तो अगर प्रॉपर्टी एलओपी डीएलओपी है तो नो लिमिट, जितना इंटरेस्ट पे किया पूरा डिडक्शन मिल जाएगा. लेकिन अगर एसओपीआर है, एसओपीआर, तो डिडक्शन लिमिट में मिलेगा. कितना लिमिट?
तो उसके लिए पहले कंबाइन करो दोनों एसओपीआर के लिए आपने कितना इंटरेस्ट पे किया है। 2 घर अलाउड है ना, तो कंबाइंड एसओपीआर का इंटरेस्ट ऐड कर लो। फिर देखना लोन कभी लिया है, लोन किस पर्पस के लिए लिया है, वेदर फॉर परचेज कंस्ट्रक्शन और रिपेयर रिनोवेशन। इफ द लोन इज टेकन फॉर रिपेयर्स एंड रिनोवेशन, if the loan is taken for repairs and renovation, maximum 30,000, maximum 30,000. But if the loan is taken for purchase construction, तो further question arise, लोन कब लिया, 1499 के पहले लिया या 1499 के बाद लिया, ये डेट याद रखना है। अगर लोन 1499 से पहले लिया, बिफोर 1499, तो मैक्सिमम 30,000 का डिडक्शन मिलेगा। बट इफ द लोन इज टेकन ऑन और आफ्टर 1499, तो 2 लाख का डिडक्शन मिल जाएगा, 2 लाख का डिडक्शन मिल जाएगा, मैक्सिमम 2 लाख। कंस्ट्रक्शन का कंडीशन है दैट कंस्ट्रक्शन शुड बी कंप्लीटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 5 ईयर, कंस्ट्रक्शन शुड बी कंप्लीटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। इसी कॉन्सेप्ट में इंटरेस्ट पर एक कॉन्सेप्ट है प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट? प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट मतलब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने से पहले, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने से पहले वाले ईयर में हमने जितना इंटरेस्ट पे किया है, कंस्ट्रक्शन जिस साल में कंप्लीट हुआ है वो साल नहीं, उसके पहले वाले साल में आपने जितना इंटरेस्ट पे किया है, सच इंटरेस्ट इज नोन एज प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। जिस साल कंस्ट्रक्शन खत्म हुआ उस साल तो कंस्ट्रक्शन हो गया, लेकिन उसके पहले वाले ईयर्स को हम बोलेंगे प्री, और उस पर्टिकुलर ईयर में हम जो इंटरेस्ट भरेंगे उसे कहते हैं प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, सच प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट इज ऑल्सो अलाउड एज अ डिडक्शन फ्रॉम द ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड, फ्रॉम द ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड। इट इज अलाउड इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। मतलब मेरा टोटल जितना भी प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट है, मेरा टोटल जितना भी प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट है उसका टोटल करो, वो टोटल अमाउंट डिवाइड बाय 5 कर दो, डिवाइड बाय 5, तो उससे हमें हर साल 5 साल तक कितना डिडक्शन मिलेगा वो मिल जाएगा। मतलब जिस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उस साल जो इंटरेस्ट पे किया प्लस प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट का अमाउंट विल गिव यू टोटल इंटरेस्ट अमाउंट। तो आप जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो उसका तो डिडक्शन मिलेगा ही, इनफैक्ट प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट का डिडक्शन भी मिलेगा इन 5 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट, इन 5 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट। तो ये हमारा प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट हो गया। अब कुछ लोग क्या करते हैं, समझो हाउस 1 खरीद रहे हैं, हाउस 2 खरीद रहे हैं ऐसा समझो, और हाउस 2 खरीदने के लिए उन्होंने H1 को मॉर्गेज किया है, H1 को मॉर्गेज करके H2 का घर खरीदने के लिए लोन लिया है, तो डिडक्शन कौन से घर के लिए मिलेगा, H1 के लिए या H2 के लिए? तो डेफिनेटली हमने जिस घर के लिए लोन लिया है उस घर का इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा। कौन सा घर गिरवी रखा वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन से घर के लिए लोन लिया वो इंपॉर्टेंट है। सर इससे क्या फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ता है ना। मान लो H2 लेट आउट प्रॉपर्टी है और H1 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, और आपने H2 खरीदने के लिए H1 को मॉर्गेज किया था लोन लेते वक्त, तो आप ये मत सोचना कि उस पर SOPR वाला रूल अप्लाई होगा, उस पर तो LOP का ही रूल अप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि हाउस 2 के लिए आपने लोन लिया और हाउस 2 LOP है। So if the loan is taken by mortgaging H1, it is used for purpose of H2, then deduction is allowed in H2. So ये हमारा इंटरेस्ट का थियरी कंप्लीट हो गया, इंटरेस्ट का थियरी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते। इसमें एक कॉन्सेप्ट है वेकेंसी। वेकेंसी, वेकेंसी मतलब ड्यूरिंग द ईयर घर वेकेंट पड़ा है, ड्यूरिंग द ईयर घर वेकेंट पड़ा है, कुछ टाइम के लिए घर वेकेंट पड़ा है। क्यों? पुराना टेनेंट घर छोड़कर गया और नया टेनेंट मिल नहीं रहा है, तो ड्यूरिंग दोस पीरियड जितने मंथ घर वेकेंट पड़ा है हमें रेंट मिल रहा होगा या नहीं मिल रहा होगा? डेफिनेटली हमें रेंट नहीं मिल रहा है,
तो मैंने आपको बोला था एक्सपेक्टेड रेंट तो ऑलवेज 12 महीने का निकालते हैं। तो समझो ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर हमारा घर 2 महीने के लिए वेकेंट था, तो हमें जो रेंट मिला रेंट वो तो 10 महीने का ही मिला होगा, और हमारा एक्सपेक्टेड रेंट हम ऑलवेज 12 महीने का निकालते हैं। अब जब तुम एक्सपेक्टेड रेंट को कंपेयर करोगे एक्चुअल रेंट रिसीव्ड विच एवर इज हायर, तो एक्सपेक्टेड रेंट 12 महीने का, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड 10 मंथ का, तो बाय डिफॉल्ट एक्सपेक्टेड रेंट ही ज्यादा आ जाएगा। ये तो बहुत गलत हो रहा है। तो गवर्नमेंट के लिए डोंट वरी, अगर बाय चांस ड्यूरिंग द ईयर कुछ वेकेंसी पीरियड है, कुछ टाइम के लिए आपका घर वेकेंट पड़ा है, तो आप क्या करो, अपने एक्चुअल रेंट रिसीव्ड में वेकेंसी अमाउंट ऐड कर दो। तो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड 10 महीने का प्लस वेकेंसी पीरियड का 2 महीने का अज्यूम कर लो, इतना भाड़ा मिलता, तो टोटल 12 महीने का जो भाड़ा आएगा। नाउ दिस शुड बी कंपेयर्ड विद एक्सपेक्टेड रेंट ऑफ 12 मंथ। अब दोनों कंपेरेबल फॉर्म में आ गए। अब देखो, अगर ARR प्लस वेकेंसी, ARR प्लस वेकेंसी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्सपेक्टेड रेंट, ARR प्लस वेकेंसी जो अमाउंट आया that is more or equal to expected rent, then GAV is equal to actual rent received. Then GAV is equal to actual rent received. लेकिन अगर ARR plus vacancy is less than expected rent, is less than expected rent, then GAV is equal to expected rent. गवर्नमेंट ये जो 12 महीने वाला रेंट ले रही है, ये एक्चुअली मिला नहीं है। ये गवर्नमेंट मान रही है कि इतना 10 महीने का तो तुमको मिला है, अगर 2 महीने भी लेट आउट किया होता तो इतना मिलता, तो टोटल 12 महीने में इतना मिलता। दैट शुड बी कंपेयर्ड विद एक्सपेक्टेड रेंट। वो एक्सपेक्टेड रेंट कैसे है, म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेट विच एवर इज हायर कंपेयर्ड विद स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लेस। तो वो जो एक्सपेक्टेड रेंट आया वो तो 12 महीने का ही था, आपने ARR में वैकेंसी को ऐड करके इसे भी 12 महीने में कन्वर्ट कर दिया, और फिर कंपेयर करो। और अगर कंपेयर करके ARR प्लस वैकेंसी, ARR प्लस वैकेंसी इज मोर और इक्वल टू ER, तो गवर्नमेंट कहती GAV इज इक्वल टू ARR। अदरवाइज GAV इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड रेंट। ये रूल आप तब अप्लाई करोगे जब वैकेंसी पीरियड होगा ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर अगर वैकेंसी पीरियड होगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वैकेंसी का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ना। वैकेंसी के अलावा और भी बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं इस टॉपिक में। आगे बढ़ते हैं उन कॉन्सेप्ट्स की तरफ। अनरियलाइज रेंट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय अनरियलाइज रेंट? अनरियलाइज रेंट मतलब ओनर ने टेनेंट ने रेंट ही पे नहीं किया, टेनेंट का डेथ हो गया इसलिए पैसा नहीं दिया, या टेनेंट घर छोड़कर भाग गया, या ड्यू टू एनी अदर रीजन टेनेंट ने हमको पैसा नहीं दिया, तो हम ऐसे रेंट को कहते हैं अनरियलाइज्ड रेंट। द रेंट विच इज नॉट रिकवर्ड फ्रॉम द टेनेंट इज नोन एज अनरियलाइज्ड रेंट एंड इट इज अलाउड एज अ डिडक्शन। इट मीन्स अ रेंट विच कुड नॉट बी रिकवर्ड, दैट इज बैड डेट, इट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम एक्चुअल रेंट। मतलब मेरा जो रेंट होगा ना 12 महीने का, उस 12 महीने में से माइनस होगा अनरियलाइज रेंट, जितने भी मंथ का नहीं मिला, 1 मंथ 2 मंथ, वो माइनस कर दो, फिर जो अमाउंट आएगा दैट इज योर एक्चुअल रेंट रिसीव। ठीक है, तो अपना जो स्टेटमेंट होगा ना, स्टेटमेंट, उस स्टेटमेंट में ये वाला अमाउंट जाएगा एक्चुअल रेंट रिसीव, अनरियलाइज रेंट माइनस करने के बाद वाला अमाउंट। अब समझो ये जो टेनेंट अभी 2 महीने का रेंट नहीं दे रहा, अभी ऐसा समझो 2 महीने का रेंट नहीं दिया, भाग गया वो, 1 साल बाद वो टेनेंट हमें दिखा, 1 साल बाद हमें वो टेनेंट दिखा, हमने उस टेनेंट को पकड़ लिया और उससे 2 महीने का रेंट रिकवर कर लिया, 2 महीने का रेंट अब रिकवर कर लिया, तो जब रेंट का रिकवरी होगा तो उसे कहते हैं रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट, रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट, रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट। Now this recovery of unrealized rent will be considered as income.
this recovery of unrealized rent will be considered as income, and this is considered this is taxable. This recovery of unrealized rent is an income and this is taxable. But taxable amount कैसे आएगा? तो जितना भी रेंट मिला ना उसमें से -30% स्टैंडर्ड डिडक्शन. क्यों 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन? तो बच्चा लोग देखो, अपना जो मेन स्टेटमेंट होता है ना, मेन स्टेटमेंट, उसमें जो जीएवी आता है उसमें से माइनस म्युनिसिपल टैक्स होता है एनएवी, उस एनएवी का आप 30% डिडक्शन माइनस कर दो. अब अगर यही रेंट पास्ट में मिला होता तो मेरा एआरआर ज्यादा होता 12 महीने का, उस पूरे 12 महीने पर स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता 30%. तो तब स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिला तो गवर्नमेंट अब स्टैंडर्ड डिडक्शन दे रही 30%. So recovery of unrealized rent is an income and it is taxable. But taxable amount निकालते वक्त recovery amount minus 30% standard deduction. 30% standard deduction. Next, arrears of rent. Arrears of rent means a rent which is under a dispute. Arrears of rent means rent under a dispute. There is a dispute between employer and employee. There is a dispute between owner and tenant related to rent. Owner is expecting more rent, whereas tenant is paying less rent. दोनों के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है. और समझो अब डिस्प्यूट सेटल होकर टेनेंट ने ओनर को पैसा पे कर दिया, तो जितना पैसा मिलेगा डिस्प्यूट सेटल होने के बाद, such amount is known as arrears of rent and it is taxable. It is taxable in the year in which it is received. Taxable amount is equal to arrears amount received minus 30% standard deduction. सेम वही लॉजिक, अगर पहले ये रेंट मिला होता तो पहले डिडक्शन मिलता, अब मिल रहा है तो अब डिडक्शन मिलेगा. और सिंस 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है ना, इसके लिए यहां पर ऑल एक्सपेंसेस should be ignored. All expenses should be ignored. Now, recovery of unrealized rent and arrears of rent shall be taxable even if assessee is no more owner of such house property. मतलब मैंने घर बेच दिया ऐसा समझो, और उसके बाद अनरियलाइज रेंट रिकॉर्ड हुआ, उसके बाद एरियर्स ऑफ रेंट रिसीव हुआ, तो अब मैं घर का ओनर नहीं हूं, लेकिन ये इनकम उसी घर से जुड़ा हुआ है जिस घर का मैं ओनर हुआ करता था, तो अभी भी ये मेरे लिए दोनों टैक्सेबल होगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. सो अनरियलाइज रेंट एंड एरियर्स ऑफ रेंट, ये दोनों कंप्लीट हो गए. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी. पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी, अब इसका मतलब समझो. पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी क्या होता है? तो से फॉर एग्जांपल, हमारे पास ये घर है और ये बहुत बड़ा घर है, हमारे लिए इतने बड़े घर की जरूरत नहीं है, तो हमने क्या किया, इस घर को डिवाइड कर दिया. 50% पोर्शन हम भाड़े पर दे रहे हैं और 50% पोर्शन हम खुद रहने के लिए यूज कर रहे हैं. तो ऐसे टाइप के घर को कहते हैं पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी. Some portion is given on rental basis and some portion is utilized by the owner for residential purpose. तो ऐसे टाइप का अगर क्वेश्चन आ गया जिसमें आपका घर दो पार्ट में डिवाइड है, तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन में जितना भी डिटेल दिया होगा, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, सब इंटरेस्ट ऑन लोन, सब दो पार्ट में डिवाइड कर दोगे. सब दो पार्ट में डिवाइड कर दोगे. कैसे डिवाइड करेंगे? जिस प्रपोर्शन में लेट आउट और एसओपी में डिवाइड हुआ ना, उस प्रपोर्शन में डिवाइड कर दोगे. उस प्रपोर्शन में डिवाइड कर दोगे. एक्सेप्ट रेंट रिसीव्ड को डिवाइड मत करना. रेंट रिसीव्ड को डिवाइड मत करना, क्योंकि रेंट रिसीव्ड तो लेट आउट पोर्शन का ही होगा, लेकिन म्युनिसिपल वैल्यू पूरे घर का होगा, फेयर रेंट पूरे घर का दिया होगा, बाकी सारी चीजें पूरे घर की दी होगी. यस और नो? तो बाकी सब डिवाइड कर देना एक्सेप्ट रेंट रिसीव्ड. आप याद रखना, जब इंटरेस्ट ऑन लोन को आप डिवाइड करोगे, इंटरेस्ट ऑन लोन, इस इंटरेस्ट ऑन लोन में लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए नो लिमिट अप्लाई कर देना, और जो सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला पोर्शन होगा उस पर लिमिट अप्लाई कर देना. लिमिट कितना?
वही अपना लिमिट, या तो 30,000 या तो 2 लाख। कब लिया लोन वो देखना पड़ेगा, 1499 के पहले लिया या 1499 के बाद लिया। अब सॉल्यूशन प्रेजेंट करते वक्त आप 2 कॉलम बनाओगे, स्टेटमेंट बनाओगे ना, स्टेटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो उसमें लेट आउट प्रॉपर्टी 50%, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी 50%। ऐसे करके सम सॉल्व करोगे कि आपके पास एक नहीं 2 घर है। डिटेल तो आपको एक घर का ही दिया होगा, आप वो डिटेल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दोगे और सॉल्यूशन प्रेजेंट करते वक्त स्टेटमेंट में 2 कॉलम बनाओगे। पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी, पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, को ओनरशिप। को ओनरशिप, को ओनरशिप का मतलब एक घर के एक से ज्यादा ओनर। को ओनरशिप मतलब एक घर के एक से ज्यादा ओनर। से फॉर एग्जांपल मिस्टर ए और मिसेज ए दोनों ने मिलकर एक घर खरीदा, तो अब इस घर के ओनर कौन, 2 ओनर है, मिस्टर ए भी है और मिसेज ए भी है। ऐसे टाइप के घर को हम कहते हैं को ओनरशिप। When the house is owned by more than one owner, तो ऐसे टाइप के सब में ना जहां पर एक से ज्यादा ओनर है, आपको सोल्यूशन नॉर्मल मैनर में करना है, सब नॉर्मल मैनर में करना है। लेकिन वो जो इंटरेस्ट ऑन लोन का लिमिट है ना, इंटरेस्ट ऑन लोन, दैट लिमिट इज फॉर पर ओनर, दैट लिमिट इज फॉर पर ओनर। तो अगर नंबर ऑफ ओनर्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ ओनर्स बढ़ेंगे तो आपका लिमिट भी बढ़ जाएगा। तो समझो 2 ओनर है, तो अपना वो जो 30,000 या 2 लाख वाला लिमिट था ना, उसे मल्टीप्लाई बाय 2 से कर देना, तो अपना लिमिट हो जाएगा 60,000 या 4 लाख। ऐसे 3 ओनर हुए तो मल्टीप्लाई 3 से कर देना। बाकी सारा सॉल्यूशन करने का पैटर्न सेम रहेगा, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन का वो जो मैक्सिमम लिमिट था, मैक्सिमम लिमिट, दैट मैक्सिमम लिमिट वाज एप्लीकेबल फॉर पर ओनर। क्लियर, बस उतना याद रखना है। और जो फाइनल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आएगा, उस फाइनल अमाउंट को डिवाइड कर देना, उस फाइनल अमाउंट को डिवाइड कर देना बिटवीन दी ओनर इन देयर को ओनरशिप रेशियो, that should be divided among all the owners in their co-ownership ratio, that should be divided among all the owners in their co-ownership ratio। बस इतना याद रखना है को ओनरशिप में। लास्ट कुछ अदर पॉइंट याद रखना है, जैसे नो स्टैंडर्ड डिडक्शन इफ एनएवी इज नेगेटिव। अगर अपना नेट एनुअल वैल्यू म्युनिसिपल टैक्स माइनस करने के बाद एनएवी नेगेटिव आ गया तो 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगा। लॉजिकल है ना, इनकम के सामने डिडक्शन मिलता है। अगर आपका पहले से एनएवी ही नेगेटिव आ रहा है, आपका एनएवी ही नेगेटिव आ रहा है, इनकम ही नहीं है, तो डिडक्शन कैसे क्लेम करोगे? सो इफ एनएवी इज नेगेटिव, नो डिडक्शन विल बी गिवन, 30% वाला। पेनल्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ म्युनिसिपल टैक्स एंड इंटरेस्ट ऑन लोन इज नॉट अलाउड। ओनली म्युनिसिपल टैक्स इज अलाउड, इंटरेस्ट ऑन लोन इज अलाउड, उसका पेनल्टी नॉट अलाउड, उसका पेनल्टी नॉट अलाउड। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, समझो आपने ड्यूरिंग डे ना घर 2 महीने के लिए लेट आउट किया और पहले 10 महीने घर खुद रहने के लिए यूज करते थे, 10 महीना सेल्फ ऑक्यूपाइड, 2 महीना लेट आउट। तो क्वेश्चन अराइज, ऐसे घर को क्या करेंगे? ऐसे घर को लेट आउट प्रॉपर्टी समझेंगे, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी समझेंगे या पार्टली लेट आउट? तो पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी नहीं समझेंगे। पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी किसको कहते हैं? जिसमें घर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, परमानेंटली एक पार्ट रहने के लिए यूज हो रहा है, एक पार्ट लेट आउट किया जा रहा है। यहां पर साल के कुछ महीने सेल्फ ऑक्यूपाइड है और कुछ महीने लेट आउट है, तो ऐसी सिचुएशन में घर को लेट आउट माना जाएगा फॉर फुल 12 मंथ। The property will be considered as let out property for full 12 months, even if the house is used for residential purpose for 10 months. अरे इनफैक्ट 11 महीने रहने के लिए यूज करो और 1 महीने के लिए लेट आउट कर दो, तो भी घर पूरे 12 महीने के लिए लेट आउट है ऐसा मान लिया जाएगा। सर लेकिन ये तो बहुत नाइंसाफी है ना। देखो बच्चा लोग, ऐसा हर साल नहीं होगा, हर साल थोड़ी ना होगा कि पहले 10 महीने में रहूंगा फिर 2 महीने के लिए टेनेंट रखूंगा। पहली बार जो लोग घर लेट आउट करते हैं, पहली बार, सिर्फ वो पर्टिकुलर ईयर में ये प्रॉब्लम अराइज होता है। इन सब्सिक्वेंट ईयर तो अब आपने एक बार भाड़े पर दे दिया तो उधर टेनेंट ही रहेगा, थोड़ी ना वापस टेनेंट को तुम निकाल कर खुद रहने जाओगे।
तो ये वाला प्रॉब्लम तब अराइज होता है जब कोई पर्सन पहली बार अपना घर लेट आउट करता है। एक बार वो लेट आउट करना चालू कर दिया तो अब हर साल वो लेट आउट ही करेगा, वापस वो रहने जाएगा, फिर टेनेंट आएगा, फिर रहने जाएगा, ऐसा बार बार नहीं होता। इसके लिए गवर्नमेंट ने रूल बना दिया कि उस पर्टिकुलर ईयर के लिए वो घर पूरे 12 महीने के लिए ही लेट आउट माना जाएगा। That should not be considered as partly let out property. That should be considered as let out property for full 12 months. Next, expenses. इस टॉपिक में एक्सपेंसेस में म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन दे देना, इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन दे देना, उसके अलावा कोई भी एक्सपेंस आया, कोई भी एक्सपेंस किसी भी नाम से आया, जैसे वाटर चार्जेस आ गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया, रिपेयर एक्सपेंसेस आ गया, मेंटेनेंस एक्सपेंस आ गया, ऐसे कोई भी एक्सपेंस क्वेश्चन में दिया होगा, दैट इज नॉट अलाउड, दैट इज नॉट अलाउड, दैट इज नॉट अलाउड। लास्ट पॉइंट, अब समझो किसी का लेट आउट करना ही बिजनेस है, घर लेट आउट करना ही उसका बिजनेस है, उसका काम ही है घर लेट आउट करना, घर लेट आउट करना। तो सिंस वो उसका बिजनेस एक्टिविटी है ना, तो वो इनकम फ्रॉम बिजनेस में रिकॉर्ड होगा। द रेंटल इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट सच प्रॉपर्टी विल बी कंसिडर्ड एज इनकम फ्रॉम बिजनेस, क्योंकि ये उसके बिजनेस का पार्ट है, उसका काम ही है घर भाड़े पर देना। लेकिन समझो उसका काम है घर बेचना, घर बेचना, घर बनाना बेचना, घर बनाना बेचना, तो उसने हाउस प्रॉपर्टी को स्टॉक इन ट्रेड की तरह रखा है, स्टॉक इन ट्रेड की तरह रखा है। लेकिन ड्यूरिंग द ईयर घर बिक नहीं पाया, घर बिक नहीं पाया और उसको लेट आउट कर दिया, तो वो इनकम, यहां पर सिचुएशन समझो, यहां पर उसका इंटेंशन ही था रेंटल इनकम, उसका बिजनेस करना ही इंटेंशन था, घर भाड़े पर देना। यहां पर इंटेंशन भाड़े पर देना नहीं, स्टॉक की तरह उसका काम है घर खरीदना बेचना, घर खरीदना बेचना या घर का कंस्ट्रक्शन करना और बेचना। लेकिन वो बिक नहीं रहा था तो उसने भाड़े पर दे दिया, देन इन दैट केस उसका रेंटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगा। दो अलग अलग चीजें हैं। मेरा काम ही है घर भाड़े पर देना, घर भाड़े पर देना, घर भाड़े पर देना, तो इनकम फ्रॉम बिजनेस। मेरा काम घर भाड़े पर देना नहीं है, घर बनाना, कंस्ट्रक्शन करना और बेचना। लेकिन ड्यूरिंग द ईयर घर बिका नहीं तो मैंने लेट आउट कर दिया और उसका रेंटल इनकम आ रहा है, विच इज कंसिडर्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, उसका रेंटल इनकम आ रहा है, तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आ जाएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आ जाएगा। तो यहां पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। दैट्स ऑल फॉर द डे।